नमस्कार, वी24 तास के खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। आज हमारे साथ मौजूद है महानगर पालिका के विधि समिति सभापति धर्मपाल मेश्राम जी। इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इन्होंने जो काम किया है समिति के सभापति बनने के बाद उनके बारे में जानेंगे और तमाम मुद्दे के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है धर्मपाल मेश्राम जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका वी24 तास में। धन्यवाद, नमस्कार सर। क्या बताएंगे, जब से आपने विधि सभापति का जो पद आपको मिला है तब से आपने कई लोगों को, जो कई अधिकारी हैं उनके बारे में बेबाकी से बात की है, कई घोटाले सामने लाए हैं। इससे पहले ये चीज़ नहीं होती थी, विधि सभापति ऐसे जो आप बने हो उसके पहले ऐसे घोटाले सामने नहीं आए। क्या लगा सर, कितना इम्पोर्टेंट है जो एक नगर सेवक है जो काम कर रहा है और प्रशासन के अधिकारी जो है उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते, क्या सिनारियो है पूरा? मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में लोकशाही के तीन प्रमुख रूप से स्तंभ है, तीन ही स्तंभ है। ये तो एक लोक प्रतिनिधि, उनमें से जो चुनाव होता है, जो संसद है, लोक प्रतिनिधियों का सभागृह, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। हम लोग जो लोक प्रतिनिधि है उन्होंने सिर्फ कानून बनाना है और कार्यपालिका ने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, उन्होंने एग्जीक्यूट करना है। पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कार्यपालिका अपने कर्तव्य में कसूर करते आई है और जब भी जितनी चीज़ें सीधी हो सकती है वो सीधी चीज़ें या तो अगर वो चाहते हैं तो कर सकते हैं पर नहीं करना चाहते, जानबूझकर लोगों को अड़चन में डालना। ऐसा मेरा मानना है कि प्रशासन इस रूप से कार्य करता है। 2017 में चुन कराने के बाद जब मुझे 18-19 में विधि समिति का सभापति बनाया गया, तब मैंने सबसे पहले काम किया कि यह जो विधि विभाग है उसको अपडेट किया, उसको बहुत अच्छा फोकस में रखा। जबकि यह विभाग आज तक सिर्फ नागपुर महानगर पालिका में ही नहीं अपितु महाराष्ट्र के और देश के तकरीबन हिस्सों में या स्वायत्त संस्थाओं में दुर्लक्षित रहा, ऐसा मेरा मानना है। यह विधि विभाग का सभापति होने के बाद में मैंने मुंबई महानगर पालिका में काम देखा, किस प्रकार से चलता है। पूना महानगर पालिका में देखा, अनेक महानगर पालिकाओं में मैंने काम देखा। तकरीबन विधि विभाग का जो महत्व है उसको दुर्लक्षित रख प्रशासन अपना एजेंडा एग्जीक्यूट करने में ज़्यादा आग्रही होता है। और इसीलिए मैं पहली बार जब विधि समिति का सभापति बना तो मैंने मेरा जो विभाग है उसको इतना चुस्त, तंदुरुस्त और फोकस में लाया कि इस विभाग के माध्यम से डायरेक्ट जो आम जनता के जो भी सवाल है, समस्या है, इस विभाग के मार्फत से मैं उसको ठीक तरीके से सामने ले आ पाऊँ और उसको समस्या सुलझाने के लिए प्रयासरत रह पाऊँ। इस प्रकार से मैंने विधि विभाग का काम किया है और आज मुझे ये बताने में खुशी होती है कि नागपुर महानगर पालिका का विधि विभाग जो कल तक पूरी रूपेण दुर्लक्षित था, आज चुस्त है, तंदुरुस्त है और जितनी भी सारे विभागों से जुड़ी हुई जो समस्या है, आज सारे के सारी समस्याएं हमारे विभाग की तरफ में आती है, जिस पर हम लोग काम कर उनको न्याय दिलाने में हम लोग सक्षम बन पाए हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने दो अधिकारी के ऊपर घोटाले का आरोप भी लगाया है। धामेचा जो सहायुक्त है धामेचा, उनके ऊपर एक आरोप लगाया है। लकड़गंज में जो जमीन विवाद है उसके बारे में आपने आरोप लगाया है। ये क्या मुद्दा है सर? असल में नागपुर महानगर पालिका का मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तक के कार्यपालिका तंदुरुस्त और चुस्त रूप से काम नहीं करेगी तब तक कोई भी संस्था का काम ठीक ढंग से और तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। नागपुर महानगर पालिका की जहाँ तक बात है, जब सामान्य प्रशासन समिति का भी मुझे सभापति बनाया गया और वो विभाग विधि समिति के साथ जोड़ा गया, तो सामान्य प्रशासन समिति में इतना उसका एरिया वास्ट है कि मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि देवेंद्र जी फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री भी वो थे और आज उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री है तब भी वो सामान्य प्रशासन समिति के मंत्री है। यह जो सामान्य प्रशासन समिति का जो विभाग है इतना महत्वपूर्ण है और नागपुर महानगर पालिका का सारा काम तकरीबन, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसीज को ठेका देने वाली बात रहे, चाहे अधिकारियों को बदली देना है, पदस्थापना देना है, प्रमोशन देना है, फिर चाहे वो स्टेशनरी के काम है, ऐसे अनेक
पदाधिकारियों को गाड़ी देनी है, अधिकारियों को व्हीकल देना है, ऐसे सारे काम सामान्य प्रशासन समिति के मार्फत से होते आए हैं। जब मैं इस विभाग का सभापति बना तब मैंने देखा कि यहाँ पर अनेक वर्षों से एक ही आदमी, एक ही असिस्टेंट कमिश्नर बैठकर उन्हें जो अभिप्रेत एजेंडा है वो लोगों में घुमाने का और अपने तरीके से प्रशासन चलाने का काम करता है। और जब ये सारी चीज़ें देखा मैंने कि सिक्योरिटी एजेंसीज में इतने प्रकार का घोटाला, उनकी लाइसेंस फैब्रिकेटेड है, कुछ किशोर एजेंसीज और यूनिटी सिक्योरिटी, ये दोनों एजेंसीज की लाइसेंस वह मैन पावर सप्लाई की लाइसेंस नहीं होने के बावजूद, फैब्रिकेटेड होने के बावजूद उनको उसी लाइसेंस को एक्सेप्ट कर उनको ठेका मुहैया कराना, यह कानून को ताक में बैठाने वाला काम है। और नागपुर महानगर पालिका इसी सिर्फ एक मद में अभी पिछले साल 9 करोड़ रुपए का प्रावधान इस विषय में किया हुआ है। और आपके तरफ भी जानकारी होगी, मेरे तरफ भी जानकारी है कि जब 50 से 70 उम्र के बीच वाले लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जबकि कानूनन ऐसा नहीं होना चाहिए और उनके पास में ठीक ढंग से उनका पीएफ नंबर होना चाहिए, उनकी लाइसेंस होना चाहिए, यह सारा होने के बावजूद भी ये लोग अगर इस प्रकार से काम करते, जिसमें मैंने उंगली उठाई, जिसमें मैंने ऑब्जेक्शन रखा और प्रशासन को मानना पड़ा, झुकना पड़ा। मैंने आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी से भी बात की, उन्होंने जैन साहब की अध्यक्षता में सिंगल ऑफिसर की इंक्वायरी लगाई है और मैं समझता हूँ कि जल्द ही उसका रिपोर्ट भी जनता के सामने आएगा। सर थोड़ा पीछे जाते हैं, 2 महीने पहले नागपुर के आयुक्त थे तुकाराम मुंडे जी। नागपुर की पूरी जनता जो है उनका सपोर्ट में थी और एक ऐसा सिनारियो तैयार हो गया था कि नागपुर के आयुक्त जो है वो ईमानदार है और बाकी नगर सेवक जो है वो करप्ट है। ये सिनारियो फिलहाल उस समय नागपुर में क्रिएट हो गया था। तो उस समय आपके फीलिंग क्या थी कि आप जब भी कोई पोस्ट कर रहे हैं या फिर बीजेपी के लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, नगर सेवक कोई पोस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो विरोध होता है सोशल मीडिया पे खास तौर पर, वो आप उसको किस तरह से देखते हो? क्योंकि आप भी काम करते हो, आप पहले व्यक्ति हो जिनके पास जनता जाती है, नगर सेवक के पहले ही लोग उनको जाते हैं। आपके तरफ काम नहीं हो रहा था और लोग आपको सोशल मीडिया पे भी ट्रोल कर रहे थे, तो वो सिनेरियो, वो चीज़ और फिर तुकाराम मुंडे जी की बदली, इसके बारे में आपका क्या कहूँ? तुकाराम मुंडे साहब एक उद्यमशील और क्रियाशील अधिकारी है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, पर उनका जो फोकस है वह किस प्रकार से चर्चा में रहना, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, समाज माध्यमों में, इसी पर उनका फोकस रहा है। 13 साल में 15 बदलियाँ लेना यह कोई प्रशंसनीय बात है, ऐसा मेरा नहीं मानना है। और मेरा तो उनसे सवाल भी रहा है कि आपने अपने 13 साल 14 साल के जो भी कार्यकाल है उसमें ऐसा कोई डिज़ाइन बता दीजिए, ऐसा कोई एक डेजिग्नेटेड काम बता दीजिए कि ये काम तुकाराम मुंडे साहब ने किया है। तो इस प्रकार से कोई भी उदाहरण कोई भी महानगर पालिका में, या जब वो जिलाधिकारी थे तब भी वो मुझे नहीं दिखाई दिया। और सबसे पहले मैंने ही इस पर उंगली उठाई, मैंने उनसे जवाब पूछा, अनेक सवाल पूछे उनसे कि आपने जो भी प्रशासन के माध्यम से जो भी खामियां उजागर करी है तो उसके मुझे ये जवाब दे दीजिए। अब मैंने उनको कहा कि उन्होंने एक सीडेट नाम के कंपनी को बिना टेंडर बुलाए उनको टेंडर अलॉट कर दिया, कार्यादेश दे दिए, जबकि वो पूरी तरीके से गैरकानूनी था। यह सीडेट कंपनी किसकी है? तो जब पूना महानगर पालिका में वो आयुक्त करके गए थे, वहाँ का एक आदमी उन्होंने इंपोर्ट किया, फिर उनका कोई रिश्तेदार जिसकी एक कंपनी है उसको वो मुहैया कार्यादेश दिया, और इस सीडेट कंपनी के माध्यम से अब उनको जो चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए थी फोकस में रहने की, वो सारी चीज़ें करने का प्रयास किए और गैर कानूनी तरीके से इस कंपनी को काफ़ी रूप से उन्होंने महानगर पालिका के निधि से पैसा भी मुहैया कराया है। इतना ही नहीं, महानगर पालिका का जो आयुक्त का बजट है, जब मैंने बजट के भाषण में भी कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने इस मद पे खर्चा करना चाहिए। पहली बार नागपुर महानगर पालिका के इतिहास में माननीय तुकाराम मुंडे साहब ने उस मद में 24 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रावधान किया। क्या करना चाहते थे वो? लोगों की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए अपनी प्रतिमा समाज माध्यमों के मार्फत से पॉलिश करते रहना, अगर ये धंधा उनका है तो मैं कहूँगा कि वो उनका धंधा बहुत ही गलत है। और महाराष्ट्र के कोई भी महानगर पालिका में उन्होंने किया हुआ या दिखाया हुआ कोई भी ऐसा 1, 2, 3 ऐसे काम
माने तुकाराम मुंडे साहब बता देंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ दिखा पाएंगे। उनका जो एटीट्यूड था, व्यक्तिगत रूप से उनकी जो बर्ताव था उनका, सभागृह में छाती पीट कर बातें करना, यह सब एक आयुक्त को एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर से जब हम देखेंगे, उनका आकलन करेंगे, तो वह सब चीज़ें शोभा नहीं देती, ऐसा ही मेरा मानना है। तो आपको लगता है कि जब वो तुकाराम मुंडे जी नागपुर के आयुक्त थे और कोरोना दस्तक दी, और तमाम नागपुर के लोग कहते हैं कि जब तक तुकाराम मुंडे थे तब नागपुर कंट्रोल में था, अभी पूरे देश में कोरोना थोड़ा उनका संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन जब पीक में था तब उन्होंने कंट्रोल किया था, आपको क्या लगता है इस बारे में? निश्चित रूप से नहीं। जब मैंने उन्होंने जब कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं, मैंने उनका सवाल पूछा कि आप बताइए कौन से दिशा निर्देशों के अनुसार आप ये बात करते हैं, तो उन्हें मजबूरन जब उनकी कंप्लेंट मैंने किया शासन के पास में और आईएएस एसोसिएशन के पास में, उन्हें उनका जो आदेश है पीछे लेना पड़ा, नया आदेश निर्गमित करना पड़ा कि नहीं, ये मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और नहीं मास्क पहनेंगे तो हम 200 रुपये दंड लगाएंगे। इस प्रकार से काम जब उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर्स खुले किए तो गांव के गांव उठा के लिए विस्थापित कर दिए सारे, जो जहां पर आप मुझे बताइए एक भी संशयी सिम्टोमेटिक या असिम्टोमेटिक कोई भी प्रकार का पेशेंट अगर एक भी पाया जाता, अगर वहां 100 लोग रहेंगे, 500 लोग रहेंगे, तो सारे के सारे अफेक्टेड होंगे। नागपुर शहर जितना भी पीक पर आया, जितने भी ज़्यादा पेशेंट्स मिले, तो यह तुकाराम मुंडे साहब की देन है, उनके क्वारंटाइन सेंटरों की ये पैदाइश है। अभी कमिश्नर राधाकृष्ण जी आए हैं, उन्होंने शांति से काम किया, उन्होंने डॉक्टर अपॉइंट किए, 60,000 रुपये पगार नहीं दे सकते थे, उन्होंने महानगर पालिका के मद से 40,000 रुपये बढ़ाकर 1 लाख रुपये डॉक्टर का पगार कर उन्होंने अपॉइंट किया, कई नर्सेस ऐसी किया, मिडवाइफरी, सारी जो चीज़ें हैं, तो यह शांति स्वरूप है, यानी शांति रूप से काम करना। जब उन्होंने RT-PCR टेस्ट वो ठीक से जो क्वांटिटी में करना चाहिए था, वो तुकाराम मुंडे साहब नहीं कर पाए। मैं तो समझता हूँ कि आज राधाकृष्ण जी या संदीप जी जोशी महापौर के नेतृत्व में ठीक रूप से काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अभी शांति से नागपुर शहर अभी हम काफ़ी रूप से नियंत्रित कर पाया है कोरोना के माध्यम से, कोरोना के सवाल पर। इसी तर्ज पर एक सवाल ये भी है कि नागपुर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो काफ़ी ज़्यादा फीस जो है वो कोरोना पेशेंट से ले रहे हैं, कई ऐसे तमाम जो है वो केसेस सामने आए हैं। इस पर महानगर पालिका के ऊपर ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही है, तो वही महापौर साहब भी इसके ऊपर ढिलाई बरतते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जो है गरीब जनता को लाख लाख 1.5 2 3 लाख रुपए पैसा देना पड़ रहा है। और जो सामाजिक संस्था है वो सामने आकर काम कर रही है। नगर सेवक जो है बीजेपी खासतौर पर सत्ता में है, तो इनका आंदोलन वहाँ पे कमज़ोर दिखाई दे रहा है, इसका बारे में आप क्या कहना है? यहाँ पर शासन के रूप में वहाँ फिर महापौर संदीप जोशी जी रहे या पूरी नागपुर महानगर पालिका का सत्ता पक्ष रहे, हमने कोई भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती है। एपिडेमिक ऑफिसर यानी कमिश्नर ये होने के बाद में जो दूसरे IAS ऑफिसर हमारे जलज शर्मा जी है, उनके अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई और सारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है सब पर ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ है। अगर कोई भी आदमी को लगता है तो रीतसर जलज शर्मा जी के पास में कंप्लेंट करे, उस कंप्लेंट का 7 दिन के अंदर उनको जवाब दिया जाएगा। या हमारे पास करे कंप्लेंट, या महापौर साहब के पास में करे, या कमिश्नर साहब के तरफ में करे। अगर उनको 7 दिन के अंदर उसका जवाब नहीं मिलता तो उसका उदाहरण भी आपने देखा होगा कि अभी के जो नए आयुक्त थे राधाकृष्ण जी, उन्होंने 7 स्टार हॉस्पिटल और दूसरे एक हॉस्पिटल पर 25 लाख रुपए तकरीबन का भी जुर्माना ठोका है। तो नागपुर महानगर पालिका का शासन और प्रशासन दोनों चुस्त रूप से आज तारीख में काम कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और जनता से अपील भी करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर उन्हें इस संदर्भ में कोई कंप्लेंट है, कोई तकलीफ है, तो ज़रूर हम तक वो पहुंचाने का प्रयास करें और हम उनको 7 दिन के अंदर में सुलझाएंगे। अगर हमें लगता है कि ये पैसा ज़्यादा अतिरिक्त गया हुआ है तो उनको वो वापस भी दिया गया है। सर थोड़ा सवाल नागपुर से हटके है, कुछ दिन पहले आप अमरावती गए, वहाँ पर आपने आंदोलन किया, दलित महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, उसकी आवाज़ आप बने। उसके बाद महिला के जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, सामूहिक बलात्कार का केस आपके बोलने पर ही वहाँ पर लगा, आपके आंदोलन के बाद ही लगा। और उसके बाद आपने राज्य के ऊर्जा मंत्री पर सवाल खड़े किए कि वो दलितों के अत्याचार के बारे में सीरियस नहीं, जबकि उनका कहना है कि हम दलितों के अत्याचार के, दलितों के सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उनका ऐसा कहना ही पूरी तरीके से हास्यास्पद है। महाराष्ट्र की सरकार उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में जब काम कर रही है, धारणी तहसील के टिमली गांव में एक दलित 32 वर्षीय दलित महिला का अत्याचार होता है। उसको शराब पिलाकर 2
बेहुदा लोग अत्याचार करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, और उसके बावजूद भी ना उन पर एट्रोसिटी लगाई जाती है, ना उन पर 376(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से कार्यकर्ता वहाँ के कार्यकर्ता जाने के बाद पुलिस प्रशासन अपनी चुस्ती दिखा रहा है, और उसके बावजूद जब मैंने यहाँ के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के दलित नेता और दलित मंत्री के रूप में जो देखते हैं हमको नितिन राऊत जी के रूप में, तो उनका जो स्टेटमेंट जो आया था कि वो भाई किसी 2 जनों के साथ में दारू पी, उसकी 2 शादियां हुई है, उसकी बेटी कल्याण में काम करती है, वो चली गई थी, वो पता नहीं था। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स दलितों के प्रतिनिधि और नेता कहे जाने वाले महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल में एक अच्छे पद पर काम करने वाले नितिन राऊत जी के मुंह से सुनना, यह मेरे पूरे समाज के लिए शर्मनाक है, यह मेरे लिए भी शर्मनाक है। मैं तो उनका आपके माध्यम से फिर आह्वान करना चाहता हूँ कि वह सुधर जाए, संभल जाए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स न दे जिस वजह से दलित समाज का आत्मविश्वास कमजोर हो। और चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि अगर महाराष्ट्र की सरकार इस प्रकार से काम करेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनको ठीक से नहीं रहने देगा। सर, सवाल यही आता है कि महाराष्ट्र में दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यूपी में आपकी सरकार है, बीजेपी खासतौर पर सरकार है, वहाँ पर भी आंदोलन दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ नहीं कहते, आप सिलेक्टिव टॉपिक उठाते हैं दलितों के ऊपर भी, ऐसा भी आरोप लगता है। यह हम पर लगाया गया आरोप है। देखिए, आजमगढ़ जिला में सत्यमेव जयते नाम के दलित सरपंच की हत्या हुई। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने उस परिवार को 10 लाख रुपए की सानुग्रह मदद किया। वह जो गुंडा जो लोग थे जिन्होंने हत्या की, उनके ऊपर में NSA और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की, उनकी संपत्ति जब्त करी, उनके बारे में जानकारी देने वालों को प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये पुराई। उसके बाद में हाथरस की घटना की बात करेंगे। हाथरस की घटना हुई, हाथरस की घटना में भी हमारे सरकार ने वहाँ पर 25 लाख रुपए उन लोगों को दिया, वो परिवार को दिया, पीड़ित परिवार को। उनको एक घर दिया लखनऊ में, उनके परिवार में से एक को नौकरी दी। देखिए, यह सारी घटनाएं दुर्दैवी है, पर हमारी जिम्मेदारी क्या है शासन के रूप में, अगर हमारे समाज पर इस प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ में हम अपने तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है हम अपने माध्यम से उनको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही बात जब महाराष्ट्र के सरकार में होती है, जालना के पास में 2 दलितों की हत्या हुई, सरकार के ध्यान में नहीं। सरकार का जालना और सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब का गांव, कितना अंतर होगा, लेकिन वहां पर कोई मंत्री नहीं जा सकता। धारणी में यही घटना हुई, वहां पर कोई मंत्री नहीं गया। इतना ही जाने दीजिए आप, नागपुर शहर में एक घटना हुई, एक दलित नगर सेवक की 2 बार नगर सेवक रहा हुआ आदमी, उसकी हत्या हुई, नितिन राऊत उनके वहां नहीं जा पाए। तो मुझे बताइए, यह एजेंडा किसका है? यह तो कांग्रेस सरकार सिर्फ दलित और मुस्लिमों के वोट लेने के लिए उनको बरगलाती है। अगर मुस्लिम को बोलती है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, दलितों को बोलती है कि तुम्हारा संविधान खतरे में है, ऐसा बोलना, वोट हासिल करना, राज करना, यही इनका धंधा रहा है। जबकि इनकी विश्वसनीयता कोई भी रूप से मुझे नहीं लगता दलितों के और मुस्लिमों के प्रति इनकी कोई भी वफादारी अभी तक रही है। या फिर चूंकि इन्होंने बताया जाना चाहिए कि हमने दलित समाज के लिए यह एजेंडा हमारा था और हमने इस रूप से काम किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब कांग्रेस राष्ट्रवादी और उनकी सरकार महाराष्ट्र में आती है, तब दलितों के अत्याचारों के आंकड़े बढ़े हुए। आप पूरे आंकड़े अभी के उठा के देख लीजिए, इसके पहले के भी उठा के देख लीजिए। सर, बीजेपी भी यही आरोप लगता है और कुछ नेता है बीजेपी के ही जो ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जिससे दलित फिर उनके पास आते हुए बाहर चल जाता है। कुछ रोज पहले संविधान बदलने की बात की जाती है, आरक्षण की समीक्षा के ऊपर बात की जाती है, दलितों के अत्याचार के ऊपर बात की जाती है। आपके ही कुछ नेता है जो दलित विरोधी बयान देते हैं, संविधान विरोधी बयान देते हैं। आप ही के कार्यकाल, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में ही संविधान की प्रत जलाई गई है दिल्ली में। तो और कर्नाटक के मंत्री है, मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम संविधान बदलने आए हैं। तो दलित जो सबसे ज़्यादा बाबा साहब और संविधान को मानता है, वो आपके पास कैसे आएगा? अगर इतने ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्टिव अगर स्टेटमेंट आते रहेंगे तो दलित अगर चाहकर भी बीजेपी के पास आना चाहे तो कैसे आएगा? देखिए, इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता ने अधिकृत रूप से कोई भी इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया है। जबकि उन सब लोगों ने समझना चाहिए
कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने सबसे पहले कहा कि संविधान यह मेरा धर्म ग्रंथ है, इसका जो ओहदा है मेरे वैयक्तिक जीवन में भी सबसे ऊपर है। और जब वो संसद में जाते हैं, संसद की माटी ललाट पर लगाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का दिल्ली का जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बड़ी इमारत खड़ी की। ऐसे हमने कई काम किए। तो यह मैं समझता हूँ कि हमारे नेताओं ने भी, जो निचले स्तर के नेता है या जो कुछ नेता है छुटपुट, उन्होंने भी ये समझने की जरूरत है। हाँ, अगर कोई ऐसी गलतियां रहती है तो उन्हें सुधरने के लिए जरूर उन्हें कोशिश करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से उनको भी आह्वान करता हूँ कि इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट्स जो भी हमारे समाज के लिए या हमारे लिए हानिकारक होगा, जिनमें खामियां होगी, उनको उन्होंने दुरुस्त करना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के कोई भी दलित नेता इस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट सहन नहीं करेंगे। सर, ये सवाल ये भी आपके ऊपर उठता है, मतलब कि दलित जो नेता है वो खास तौर पर कांग्रेस ज्वाइन करता है, बीएसपी ज्वाइन करता है या अन्य पार्टी ज्वाइन करता है, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करता, उनकी विचारधारा एक्सेप्ट नहीं करता। आप दलितों में बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या कारण होगा उसके पीछे के, क्या जिससे कितनी अपॉर्चुनिटी आपको मिली? कई बार ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में 80 लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको क्या कहना है? मेरा ऐसा मानना है कि, और भारत देश के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना जाता है या अनुभव ऐसे आए हुए कि जो जीतता है वो इतिहास लिखता है। और 1947 के स्वतंत्रता के बाद जब से संविधान लागू हुआ है और बाबा साहब के निधन उपरांत महापरिनिर्वाण के बाद तकरीबन कांग्रेस सत्ता में रही। और कांग्रेस ने जो लिटरेचर, जो साहित्य समाज तक पहुंचाने का काम किया है वह इसी प्रकार से रहा। और एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बाबा साहब का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन यह देश का सबसे पहला विरोधी पक्ष रहा है, अधिकृत विरोधी पक्ष रहा है, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ में काम किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकारें आई, कांग्रेस ने अपने तरीके का जो जरूरत वाला साहित्य था वो समाज तक पहुंचाने का काम किया। और उस साहित्य के माध्यम से लोग बरगलाते गए। आज स्वतंत्रता के 70-75 सालों के बाद में जो कुछ इतिहास लोगों के अंदर में पेरा गया तो वही निकलेगा। अगर हमें एक सादा से नामांतरण की लड़ाई के लिए, जो उसको नामांतर ही नहीं बोल सकते, नाम विस्तार हुआ, 14.5 साल अगर गुजारने पड़ते हैं, तो इस कौन से प्रकार के हमारे लोग हैं, किस प्रकार से सोचते हैं, ये मेरे लिए भी कभी कभी आत्मचिंतन की बात है। आपने जो कहा वो सही है, पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा समाज कांग्रेस को वोट देता है, कभी बहुजन समाज पार्टी में गया है, वो भाजपा के साथ में कम रहा है। पर यह नहीं हुआ है। पिछले जब 1914 के अपना 2014 के लोकसभा इलेक्शन में गडकरी साहब के नेतृत्व में जो समाज हमारा 4 से 5% शेड्यूल कास्ट जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, वह गडकरी साहब को तकरीबन 20% तक उन्होंने मतदान किया है और भारी मतों से गडकरी साहब चुनकर आए हैं। ये बदलाव होने के लिए समय लगेगा। लोगों तक सच पहुंचाना ही मेरी जिम्मेदारी ऐसा मैं मानता हूं। और इसीलिए मेरी भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी में हमने मेरे समाज का प्रतिनिधित्व करते समय मेरे समाज की जो भी समस्याएं हैं, विषय है, उनको ही मैं अच्छे और ठीक ढंग से आगे बढ़ाऊं। ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरे समाज के जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में, उन सबकी जिम्मेदारी ये है। और सच लोगों के सामने आने देना चाहिए। और ये बदलाव का समय है। मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें लोगों के दिमाग से निकाली जाएगी, जो झूठ है बाहर निकलेगा और सच सामने आएगा, सही चेहरा सामने आएगा। आपको लगता है कि मतलब बीजेपी में शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता, पूरी तरह से सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, जितना बाकी लोगों को मिलती है शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उतना ही मिलता है, आप ये मानते हो? मैं तो वैयक्तिक रूप से मानता हूँ कि मुझे जितना चाहिए था शायद उससे ज़्यादा ज़रूरत से मिल गया। अभी मुझे प्रदेश पर सेक्रेटरी बनाया गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में, जब मेरा कोई भी पूर्व इतिहास भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा कोई परिवार में से कोई सदस्य भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, मैं अकेला ही चला था अपने राहों पर। और इस प्रकार से मुझे अगर महाराष्ट्र प्रदेश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर पैनलिस्ट बनाया गया, इधर नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक बनाया गया। अपॉर्चुनिटी यह सिर्फ सामने वाला ही देगा या आगे के ही लोग देंगे, इस प्रकार से मैं नहीं मानता। कुछ हमने भी क्रिएट करनी पड़ेगी, हमने भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और हमने भी मेहनत करनी पड़ेगी। हम उस विचारधारा के साथ चलेंगे तो भविष्य में निश्चित रूप से
मेरा समाज भी आज जो दिख रहा है, आपको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ। और मैंने आपको पहले भी बोला कि जब यह विचार, निगेटिव विचार पोछा जाएगा और जब सच सामने आएगा, निश्चित रूप से मेरा समाज बड़े तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। और नहीं जुड़ेगा अपितु उनके वहाँ के चुनिंदा जो भी नेता लोग हैं, उनको भी बड़े रूप से बड़ी अच्छी जिम्मेदारी मिलेगी। सर, आपने बात विचारधारा की बाबा साहब की विचारधारा अलग थी, गोलवलकर साहब की विचारधारा अलग है। वो अपनी किताब में वी डिफाइन नेशन में कुछ और लिखते हैं और आप अपनी विचारधारा की बात करते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के बारे में उन्होंने जो लिखा है या वर्ण व्यवस्था के बारे में जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, क्या आपको एक्सेप्ट है? क्योंकि मोहन भागवत जी ने पिछले साल ही कहा था कि जो लिखा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने उसको बदला भी है। तो आपको वो जो विचारधारा है, या फिर ये कह लीजिए कि आपके समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब के नतमस्तक होने के बाद गोलवलकर जी के साथ नतमस्तक होना पसंद करेंगे, आपका क्या विचार है? गोलवलकर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा या कुछ भी नहीं कहा जिससे हमारी विचारधारा आहत हो या बाबा साहब के विचारों को कहीं ठेस पहुंचे। उल्टा गोलवलकर जी ने बोला कि अगर अस्पृश्यता सही है तो फिर दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गलत है। उन्होंने उसका पुरजोर खंडन किए, उन्होंने अपने कृति में, आचरण में लाया है। देखिए, यह आपका जो सवाल है सही है, पर यह जो संशयास्पद जो स्थिति है, विचारधाराओं के बीच का युद्ध है, यही थोपने का काम कांग्रेस ने किया है पिछले अनेक वर्षों से। आरएसएस ये नहीं चाहती कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं है। और हिंदुत्व की जो मूल संकल्पना है वह क्या है, वो समझने की जरूरत है। हमारी विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस की जो बात आप कह रहे हैं, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूँ आरएसएस का, पर फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदुत्व ये एक जीवन पद्धति है। आप एक्सेप्ट करोगे? यह हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है। यहाँ इस माटी में पैदा होने वाला हर आदमी जिस भी जीवन पद्धति का अंगीकार करता है वह हिंदुत्व है, ऐसा आरएसएस का मानना है। उनका ये भी आपका मुझसे सवाल है, तो मैं ऐसा मानता हूँ या समझता हूँ कि मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ, जिस बुद्धिज्म को मैं मानता हूँ, वह भी मेरी जीवन पद्धति है। ये हिंदुत्व से सुधारित पद्धति की जीवन पद्धति है जिसको मैं मानता हूँ। उनका ये कहना है कि भारत में जो भी पैदा होता है वो हिंदू है। आपने कहा कि आप बुद्धिस्ट हो, तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हिंदू जीवन पद्धति से आप ये हो? सरज संघ चालक मोहन जी ने अभी कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उल्टा ये कहा है कि हिंदू, देखिए उनके भाषण आप जब भी उठा के देखेंगे, मैंने उनका एक भाषण रेशीमबाग का सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू यह सिर्फ जीवन पद्धति है। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू तब भी धर्म नहीं था, ऐसा लोगों का मानना था, और आज काल के इसमें यह धर्म है। तो अगर ये लोग मानते हैं, स्वीकारते हैं, इस देश की संस्कृति है, इसी तो जरूर ऐसी है, इस देश की संस्कृति को मानना चाहिए। और बाबा साहब ने भी क्या किया है, बाबा साहब ने जो किया है, हिंदू धर्म को 1935 में उन्होंने नासिक के येवला गांव में बोला कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, और 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। क्या उनके सामने कई सवाल नहीं थे कि मैं अभी हिंदू धर्म से निकला हूँ तो बुद्ध धर्म ही क्यों अपनाऊं? क्या वो मुस्लिम धर्म नहीं अपना सकते थे? क्या वो सिख नहीं धर्म अपना सकते थे? क्रिश्चियन नहीं हो सकते थे? अपॉर्चुनिटी तो सारी उनके पास में थी, लेकिन उन्होंने जो अभ्यास किया इस देश के माटी का मूल धर्म। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब ने सिख धर्म को समझने के लिए जहां पर उनका खुद का बेटा भी वो शिष्टमंडल में था, ऐसे 25 लोगों का शिष्टमंडल अमृतसर में भेजा था। और यह भी आपको बता दूं कि उन्होंने जो वहाँ की आवभगत देखी तो उन्होंने सिख धर्म स्वीकार भी लिया था। पर बाबा साहब ने इन सब चीज़ों की पढ़ाई की थी, वो जानते थे, धोखे समझते थे। वो उनको ये भी लगता था कि अगर यह सब चीज़ें मैं भावावेश में करूँगा तो ये मेरा समाज या यह देश का समाज स्वीकारेगा नहीं। और बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर एक व्यवहारिक, विज्ञानवादी बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, जिसका मैं भी एक पाई। सर, थोड़ा बात को अपने नागपुर तक लाते हैं। आपके 4 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं नगर सेवक के तौर पर। अगले साल इलेक्शन है, 2022 में इलेक्शन है, तो ये 4 साल का कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किए, ये थोड़ा जनता को हमें बता दीजिए। मैंने नगर सेवक के रूप में अपने प्रभाग के विकास के लिए तकरीबन 25 से 27 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए हैं। और फिर से अभी
एक 7.5 करोड़ रुपए का एक रोड भी जो संघर्ष नगर चौक से कचरा डंपिंग की तरफ जाने वाला है, उसकी मंजूरी के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ। मेरा जो प्रभाग है वहाँ पर कचरा डंपिंग भी है, एसटीपी भी है और अनधिकृत लेआउट से वहाँ पर माननीय गडकरी साहब के मदद से और माध्यम से अमृत योजना के तहत काफ़ी विकास कार्य लाए हैं। कृष्णा जी खोपड़े, इनका भी योगदान मुझे बहुत मिला है। और देवेंद्र जी फडणवीस जब सीएम थे, उन्होंने नागपुर शहर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी, जिसमें से मेरे अकेले प्रभाग में 3 रोड जो तकरीबन 20 करोड़ रुपए के मिले थे। पर अनफॉर्चुनेटली जब वो सीएम नहीं रहे तो यह नए शासन ने 100 करोड़ रुपए की ग्रांट वापस ली। सरकार को, शासन को पैसा खर्चा करने की परमिशन नहीं दी, जिस वजह से ये सारे रोड रुके पड़े हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी जो मर्यादाएं हैं और जितना भी मेरी कोशिश रही है, मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मेहनत के साथ मेरे प्रभाग का विकास करने के लिए मेरी अपनी विजन थी और मैंने अच्छे तरीके से काम भी किए हैं। और मैं बहुत जल्दी ही उसकी किताब भी प्रकाशित करने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे सभागृह के भाषण है, विधि समिति का सभापति, जीएडी का सभापति और भी जितने मैंने काम किए हैं और विकास के काम किए, वो सारे मैं किताब रूप में प्रकाशित जल्दी कर रहा हूँ। सर धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बात की। तो ये थे एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम, जो महानगर पालिका के विधि समिति सभापति है, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से हमारे सामने रखी और बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में काम किया। वही बीजेपी के ऊपर जो सवाल खड़े होते हैं कि वो दलित विरोधी है, उसका भी उन्होंने पूरी तरह से खंडन किया। आप देख रहे थे V24 तास।